हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पे डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल पर हम पहले भी एक क्लिप तैयार कर चुके हैं। उस क्लिप में हमने नॉर्मल वेक्टोरियल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व किया था। आज हम इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से एक बार फिर सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें। मान लीजिए एक पार्टिकल किसी कर्व में ट्रेवल कर रहा है और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन को s वेक्टर और डेल्टा t सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद उसी पोजीशन को s प्लस डेल्टा s वेक्टर से शो किया जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर प्लस डेल्टा s वेक्टर माइनस s वेक्टर और टाइम इंटरवल के रेशियो को वेलोसिटी वेक्टर के रूप में समझा जाता है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जाता है। अब ये बात आप ध्यान दें कि ये उस पार्टिकल के द्वारा डेल्टा टी सेकेंड में ट्रेवल किए हुए टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाली गई एवरेज वेलोसिटी है। यहां पर ध्यान दें कि अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां पर मैं s वेक्टर को कैंसिल कर रहा हूं इनटू डेल्टा s वेक्टर बाय डेल्टा टी, और क्लियरली इस लिमिटिंग कंडीशन के साथ इसे लिखा जा सकेगा ds वेक्टर बाय dt, यानी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टाइम डेरिवेटिव के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी t बराबर 0 पर v वेक्टर है और डेल्टा t टाइम इंटरवल के बाद यही वेलोसिटी चेंज होके v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर बन जाती है। तो हम जानते हैं कि इस जर्नी के लिए डेल्टा t सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए एक्सेलरेशन के एवरेज वैल्यू को वेलोसिटी इसके डिफरेंस और टाइम के रेशियो से दिया जाएगा। यहां पर मैंने फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया है और मैं डेल्टा टी से इसे डिवाइड कर रहा हूं। यह एक्सप्रेशन एवरेज एक्सेलरेशन के लिए दिया जा रहा है। सिमिलर कंडीशन इस एक्सप्रेशन पे अगर अप्लाई की जाए यानी डेल्टा टी को 0 टेंडिंग किया जाए तो हमें आउटकम मिलेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर को कैंसिल कर दिया गया है और यह आउटकम लिखा जा सकता है dv वेक्टर अपॉन dt। सो इस तरह से किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को टाइम डेरिवेटिव के रूप में दिया जा सकता है। एक बात यहां पर आप ध्यान दें कि टाइम डेल्टा t कंसीडर करने पर जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है वो एवरेज वेलोसिटी है और ठीक इसी तरह से यह कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन है उस इंटरवल डेल्टा टी के लिए। लेकिन जब आप लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं और डेल्टा टी को 0 टेंडिंग करते हैं तो उस केस में कैलकुलेट की गई वेलोसिटी किसी इंस्टेंट के लिए निकाली गई वेलोसिटी होगी और ठीक इसी तरह से आप इस एक्सेलरेशन को पाथ के किसी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान दें कि एक्सेलरेशन वेक्टर का जो आउटकम इस तरह से हमने बनाया है, अगर हम इसे रीअरेंज करके यानी मैं कुछ इस तरह से इसे लिखना चाहता हूं और अगर इसे रीअरेंज करके मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड तो dv के इंटीग्रेशन के रूप में मुझे v वेक्टर मिलेगा जिस पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को लिमिट के रूप में लगाया जा सकता है। सेकेंड साइड राइट साइड जो टर्म आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाना है। तो यहां पर ध्यान दें कि अगर एक्सेलरेशन एक फंक्शन के रूप में दिया जाए टाइम के तो
उस केस में आप इस एक्सेलरेशन वेक्टर को इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर पाएंगे। यानी अगर एक्सेलरेशन एक वेरिएबल फंक्शन है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और उसे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस एक्सेलरेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद ही आप इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाएंगे और तब आने वाले आउटकम में 0 से t तक लिमिट पुट करके आप फाइनल आउटकम तक पहुंच पाएंगे। सो कुछ इस तरह का आउटकम आएगा। इस आउटकम को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में समझा जा सकता है। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में। अब यहां पर ध्यान दें कि जिन 3 इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्म में काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं, वो इक्वेशंस किसी पार्टिकल के उस मोशन से एसोसिएटेड होती हैं जिसमें उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। सो अगर मैं एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन न मानूं और इसे एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, तो उस केस में आप इस वेक्टर को इंटीग्रेशन से बाहर कर पाएंगे और तब उस कंडीशन में यह एक्सप्रेशन सॉल्व होके क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखें। लेफ्ट साइड का टर्म बन जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर, लिमिट पुट कर दी गई है, इक्वल टू राइट का टर्म अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर है तो बाहर आ सकता है और dt का इंटीग्रेशन करने पर वो t बनेगा, जिसमें लिमिट पुट करने पर हम इसे t माइनस 0 लिख पाएंगे। लिमिट पुट करने में आप पहले इंटीग्रेट करके अपर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद फंक्शन पे लोअर लिमिट। सो इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल आउटकम हमें मिलेगा वो होगा v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। यहां पर आप ध्यान दें कि यह आउटकम केवल उस कंडीशन के लिए निकाला जा रहा है जिस कंडीशन में एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। यह बात आप ध्यान दें कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन को सेम रखना होगा, या इस तरह की कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं। किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कुछ और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ और हो सकता है। बस कंडीशन ये लगाई जा रही है कि एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन जो भी हो वो कांस्टेंट रहे, वो वेरी ना करे, ना उसका मैग्नीट्यूड बदले और ना ही उसकी डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान करके इस तरह का आउटकम दिया जा रहा है, जबकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आपका आउटकम कुछ इस तरह का है। यहां पर एक बात मैं और बता देना चाहूंगा, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। अगर एक्सेलरेशन को टाइम के फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जाए, मान लीजिए एक्सेलरेशन वेक्टर को टाइम के लीनियर फंक्शन के रूप में दिया जा रहा है, हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर और टाइम के प्रोडक्ट के रूप में दिया जा रहा है। यहां ध्यान दें कि इस केस में मैं एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन को तो फिक्स मान रहा हूं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को टाइम के साथ वेरी करा रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि इस केस में आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने के लिए आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर किया था। सो अब इस केस में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आपको इस बेसिक इक्वेशन को यूज करना होगा। आप हर कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। सो इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को समझें। यहां तक हमारा क्वेश्चन आ चुका है, लेफ्ट में लिमिट पुट की जा सकती है, तो हमें आउटकम मिलेगा v वेक्टर लिमिट फ्रॉम u वेक्टर टू v वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t k वेक्टर इंटू t dt, और सॉल्व करने पर यह बन जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल टू k वेक्टर इंटू t स्क्वायर बाय 2, और इसमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू t। तो फाइनली ये आंसर मिलेगा हमें v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस हाफ k वेक्टर इंटू t स्क्वायर। 0 लिमिट पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, सो केवल अपर लिमिट को पुट किया जा सकता है। सो v वेक्टर को u वेक्टर प्लस हाफ k वेक्टर इंटू t स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि इस कंडीशन में हमने टाइम इंटरवल को 0 से t तक कैलकुलेट किया है। सो अगर टाइम t के लिए a वेक्टर को कैलकुलेट किया जाए तो उसे k वेक्टर इंटू t होना चाहिए।
सो इस फॉर्मूले में अगर k वेक्टर और t के टर्म को a वेक्टर से चेंज किया जाए तो ये बनेगा v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस हाफ a वेक्टर इंटू t। कुछ इस तरह का आउटकम आपको मिलेगा अगर एक्सेलरेशन टाइम का लीनियर फंक्शन होगा। और आप देख सकते हैं कि ये आउटकम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिफरेंट है। सो इससे हमें पता लगता है कि हमें आउटकम उस कंडीशन में भी मिलेगा जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका आउटकम जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे डिफरेंट होगा। सो अलग अलग केसेस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन बनाया जा सकता है टाइम को इन्वॉल्व करते हुए, लेकिन वो रिलेशन v इक्वल टू u प्लस at हो ये कंपलसरी नहीं है। सो इस बात पे आप ध्यान देंगे कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है तो आप इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। ये आउटकम केवल उन केसेस पर परफॉर्म करेगा जहां एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन के इस स्टेप से गुजरना होगा। अदर केसेस में भी आप इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक्सेलरेशन को टाइम के लीनियर फंक्शन के रूप में मान के आउटकम निकाला है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के स्क्वायर फंक्शन के रूप में दिया है तो भी इसी तरह सॉल्व करना होगा, बस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन के रूप में आपको टी क्यूब बाय 3 मिलेगा और यहां पर आने वाला आउटकम टी क्यूब बाय 3 होना चाहिए। देन आप k वेक्टर इंटू टी स्क्वायर को अगर a वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे तो उस केस में यह आउटकम v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस 1/3 a वेक्टर इंटू t हो जाएगा। सो डिफरेंट केसेस में आने वाला आउटकम यूज होने वाले कांस्टेंट को वेरी कराएगा। जिस कांस्टेंट को आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं वो हर केस में अलग अलग आ रहा है। फंडामेंटल इक्वेशन में ये कांस्टेंट 1 है, जबकि लीनियर रिलेशन बनाने पर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ये कांस्टेंट हाफ आया है। और ठीक ऐसे ही स्क्वायर कंडीशन लेने पर ये 1/3 में कन्वर्ट हुआ है। और अदर केसेस में भी इस केस को इसी पैटर्न में रिजॉल्व किया जा सकता है। सो इस तरह से वेरिएबल एक्सेलरेशन केसेस को भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम जिन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानकर निकाले गए इक्वेशंस हैं। सो इस इक्वेशन से मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इस सभी डिस्कशन को यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t में अगर वेलोसिटी जो कि एक वेरिएबल है उसे डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट किया जाए तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में, इसे ds वेक्टर बाय dt के रूप में लिखा जा सकता है। और इस फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी को एसोसिएट करने के बाद अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, dt के टर्म को राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान दें, तो ये कुछ इस तरह का बन जाना चाहिए। और इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t। आप समझ सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी को बाहर लेके मैंने 1 का इंटीग्रेशन किया है और इस टर्म में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के बाहर किया जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आएगा t²/2। अब यहां पर आप ध्यान दें कि अगर आप इस केस को सॉल्व कर रहे होते तो इस केस को सॉल्व करने पर आप इस इक्वेशन से प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। आपको वापस a वेक्टर को k वेक्टर t में कन्वर्ट करना पड़ता ताकि ये अपने टाइम फंक्शन को प्रेजेंट कर सके और तब आप इस इक्वेशन में v को ds/dt लिख के सेम प्रोसेस यूज करते और आपको आउटकम मिलता। सो ध्यान देते रहे, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, लेकिन उस केस में जो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन्हें यूज नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। सो s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस a वेक्टर t² 2 आउटकम आया है। और अगर इस आउटकम में मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पुट करूं और टाइम की लिमिट 0 से t पुट करूं
तो ये होगा s वेक्टर माइनस s नॉट वेक्टर इज u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। जीरो लिमिट लगाने पर ये जीरो होगा, आप देख सकते हैं। एक बात यहां पर ध्यान दें कि अगर आप s टर्म को डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो आपको लिमिट 0 से s तक लगानी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मानने की कंडीशन में आपका इनिशियल पोजीशन हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन होगा। लेकिन अगर आप s को पोजीशन वेक्टर मानते हैं तो फिर उस केस में आप लिमिट s नॉट से s तक लगाएंगे, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपका इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है तो फर्दर आप s नॉट को 0 वेक्टर पुट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में, लेकिन जब आप इक्वेशन बनाए पोजीशन के टर्म में तो आप उसको कंप्लीटली क्रिएट करें। सो पोजीशन मानते हुए s वेक्टर को आपका आउटकम कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप s को डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो इस पूरे टर्म को आप डायरेक्ट s1 वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। सो सेकंड इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी है उसमें s1 डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जबकि फर्स्ट फॉर्म में s पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। सो इस डिफरेंस को भी समझें। इस इक्वेशन से इंटीग्रेट करके जो आउटकम आता वो ऐसा नहीं आता, आप जानते हैं कि उसका कांस्टेंट डिफर करता। सो गैलीलियन इक्वेशन, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, जो 3 बेसिक इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के बनाई जा रही हैं, आप ये बात ना भूलें। अदर केसेस को सॉल्व करने के लिए आप बेसिक स्टेप्स यूज करें, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशंस यूज ना करें। एक बार मैं इसे भी सॉल्व करके आपको दिखा दूं ताकि आप ये समझ जाएं कि अदर केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व की तो जा सकती है, लेकिन उसका आउटकम स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा नहीं आता है। सो इसे इंटीग्रेट करने पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं मानूं इसे, तो ये बनेगा u वेक्टर t प्लस 1/6 k वेक्टर t क्यूब। आप समझ चुके हैं कि मैंने 1/2 को 1/6 कैसे लिखा है। आप जानते हैं कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 होता है। और अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं 0 से t और इस साइड भी लिमिट पुट करूं 0 वेक्टर से s वेक्टर, अब यहां ध्यान दें कि इस केस में मैं s को डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं। यही वजह है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को मैंने 0 माना है। यह बात आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पे हो चाहे ना हो, अगर s डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो जहां पार्टिकल है वही उसकी इनिशियल पोजीशन है और उस पोजीशन से उसी पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट को s मानते हुए 0 वेक्टर से स्टार्ट किया जा रहा है और ये आउटकम बनेगा s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/6 k वेक्टर t क्यूब। अब अगर आप पिछले बार की तरह k वेक्टर t को a वेक्टर कह देते हैं तो ये आउटकम आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आप ध्यान से देखें, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/6 a वेक्टर t स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मेट, इसमें टर्म्स की पावर्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन कोफिशिएंट के रूप में जो टर्म यूज हो रहा है वो डिफरेंट है। तो आप ये बात ध्यान दें कि लुकवाइज ये एक से हैं, लेकिन कोफिशिएंट में चेंज आ गया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप गैलीलियन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डायरेक्ट यूज ना करें, आप इंटीग्रेशन स्टेप से चल के इस आउटकम को पता लगाएं। सो इन दोनों इक्वेशन में एक डिफरेंस बना रहेगा। सो हम लोग अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस को सॉल्व करके इक्वेशंस ऑफ मोशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन के रूप में इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन के रूप में इन दोनों फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे। अदर केसेस को केवल आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे इससे थर्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए अगर हम कैलकुलस का वे यूज करें तो आप समझ सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन वेक्टर को dv वेक्टर बाय dt लिख सकते हैं। अब ध्यान दें कि इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी को यूज करके 2 रिलेशंस बनाए जा चुके हैं। आप यहां पर ध्यान दें कि इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है और इस इक्वेशन में वेलोसिटी को टाइम के टर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। गैलीलियन थर्ड इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को
कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें टाइम के टर्म को इलिमिनेट करना होता है। यानी हम एक ऐसी इक्वेशन को क्रिएट करना चाहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में जो टाइम के टर्म से इंडिपेंडेंट हो। तो समझें कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के बोथ साइड ds यानी एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो यह आउटकम कुछ इस तरह का नजर आएगा। आप ध्यान देते रहें, मैं इसे लिख रहा हूं ds वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू ds डॉट dv बाई dt। और आप समझ सकते हैं कि इस dt टर्म को अगर ds के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि किया जा सकता है, तो ये ds वेक्टर dt के साथ वेलोसिटी वेक्टर को प्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसे वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में चेंज करूं तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह का देख पाएंगे। a वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर डॉट dv वेक्टर। आप ध्यान दें कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट और एलिमेंट्री टाइम के रेशियो को वेलोसिटी वेक्टर कहा गया है और डॉट प्रोडक्ट के बाद dv वेक्टर को वैसे ही लिख दिया गया है जैसा वो पहले था। और लेफ्ट में कॉम्यूटेटिव रूल लगा के, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इन टर्म्स को रिवर्स कर दिया गया है। अब कुछ इस तरह का आउटकम मेरे सामने है और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन a डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v डॉट dv। v डॉट dv को सॉल्व करने के लिए हमारी लिमिट्स u वेक्टर से v वेक्टर तक होनी चाहिए, जबकि इस ओर इसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स पुट करेंगे। अब ध्यान दें कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। यहां पर मैं फिर आपको बता दूं कि केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए ही अब हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार इस स्टेप को समझ लें, मैंने राइट साइड भी इंटीग्रेशन कर दिया है। यहां आप समझें कि जब हम v डॉट dv को सॉल्व करते हैं तो यह प्रॉब्लम हमारे x dx इंटीग्रेशन जैसा ही है, बट ये डॉट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। तो फाइनल आंसर को x स्क्वायर बाय 2 ना लिख के मैंने v डॉट v बाय 2 लिखा है। हालांकि v डॉट v को v स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि सिमिलर वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो उसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहा जा सकता है। सो लेफ्ट टर्म में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया गया है और ds का इंटीग्रेशन s के रूप में लिखा जा सकता है। आप जानते हैं बिल्कुल पिछली बार की तरह अगर ये डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो आप इसकी लिमिट 0 से s वेक्टर तक लगा सकते हैं और इसे पोजीशन मान करके आप इसकी वैल्यू को s नॉट से s तक पुट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान के 0 वेक्टर से s वेक्टर तक सॉल्व कर रहा हूं और राइट टर्म के रूप में हमें मिला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। यहां पर ध्यान दें कि राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया जा चुका है। अब ध्यान दें कि लेफ्ट टर्म को सॉल्व करने पर यह आउटकम बनेगा a वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, और अगर 0 वेक्टर को हटा दिया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट s वेक्टर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का आउटकम मिलेगा। अब ध्यान दें, अगर हम इस आउटकम को समझें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम इस आउटकम को यहां पर लिखें तो ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब इस बात को समझें कि a वेक्टर डॉट s वेक्टर को इससे आगे तभी सॉल्व किया जा सकेगा जब हमें a वेक्टर और s वेक्टर के बीच में एंगल मालूम होगा। सो एंगल जाने बिना अब इस एक्सप्रेशन को इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। सो इसी फॉर्मेट को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखें कि यह आउटकम भी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के निकाला गया है। सो ऐसे केसेस में जहां एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर पाएंगे। एक बात यहां पर और समझें, जब हम लीनियर मोशन पे डिस्कशन करते हैं तो लीनियर मोशन पे डिस्कशन करने के केस में हमें a और s के बीच का
एंगल मालूम होता है। हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री। ऐसा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के केसेस में होता है। सो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी उस कंडीशन में। अगर ए वेक्टर और एस वेक्टर पैरेलल हैं तो उस केस में इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और तब इस इक्वेशन के आउटकम को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड s मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा जा सकेगा। यहां पर a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। और दूसरे केस में अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ एंटी पैरेलल है तो आप v स्क्वायर को u स्क्वायर माइनस 2as के रूप में लिख पाएंगे। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकेगी लीनियर मोशन के केस में, जबकि एक आर्बिट्रेरी केस में बस शर्त इतनी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस इक्वेशन को कुछ इस तरह से दिया जा सकेगा। थर्ड इक्वेशन का यूजफुलनेस आप समझें। इस इक्वेशन में राइट साइड में आने वाला टर्म वेक्टोरियल है, वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसमें वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में केवल मैग्नीट्यूड से काम चलाया जा रहा है। हालांकि राइट साइड जो टर्म आ रहा है वो भी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जिस फॉर्म में उसे प्रेजेंट हम देख पा रहे हैं उसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट थीम इस इक्वेशन के बेस पे हम समझ सकते हैं, आप उस पर ध्यान दें, ये सब मैंने यहां से हटा दिया है। आप समझें कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी प्रोजेक्टाइल पाथ में ट्रेवल कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कहने से मेरा अर्थ किसी आर्बिट्रेरीली थ्रोन पार्टिकल से है जिसे अंडर ग्रेविटी किसी रैंडम डायरेक्शन में थ्रो कर दिया गया है। सो अब यहां पर समझे कि अगर हमें उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर वेक्टोरियली न भी बताया जाए तो मान ले कि हमें इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू बता दिया गया है और हमें यह बता दिया गया है कि कुछ देर बाद इस पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप समझे कि केवल इतनी जानकारी के बेस पे, ये जाने बिना कि इनिशियली इसे किस एंगल पे थ्रो किया गया था और इस इंस्टेंट पे ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हम ये बता पाएंगे कि ये पार्टिकल इस समय हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। सो ये सब कैलकुलेशन किए जा सकते हैं इस थर्ड इक्वेशन की हेल्प से, बिना अदर इंफॉर्मेशन के। केवल दो वेलोसिटीज के बेस पे ये जज किया जा सकेगा कि अब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना ऊपर है। सो यहां पर आप ध्यान दें कि अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मैं ज्वाइन कराऊं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन वेक्टर का रोल ग्रेविटी वेक्टर प्ले करेगा। सो जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर के प्लेस पे 10 स्क्वायर, u स्क्वायर के प्लेस पे 20 स्क्वायर और राइट साइड टर्म के रूप में 2a वेक्टर जो कि ग्रेविटी वेक्टर है और डॉट s वेक्टर को यूज कर पाएंगे। अब यहां पर ध्यान दें कि ग्रेविटी वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि s वेक्टर का डायरेक्शन आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी से सब कुछ दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल है। सो अगर मैं वर्टिकल से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इस एंगल को थीटा कंसीडर करूं तो आप समझ सकते हैं कि इस एंगल को पाई माइनस थीटा कंसीडर किया जा सकता है। यहां पर ध्यान दें, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को पाई बाय 2 माइनस थीटा होना चाहिए और इस 90 डिग्री के साथ ये कंप्लीट एंगल पाई माइनस थीटा होना चाहिए। सो ग्रेविटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच के एंगल को यूज करके a डॉट एस को हम लिख सकते हैं g वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी g, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी s एंड cos पाई माइनस थीटा। यहां पर ध्यान देते रहें और अब सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 100 माइनस 400 इक्वल टू 20 इंटू एस इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा कंसीडर किया जा सकता है और आप समझ सकते हैं
कि डिस्प्लेसमेंट के cos थीटा कंपोनेंट को इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हाइट से कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस से दिया जाता है, तो s के cos थीटा कंपोनेंट के रूप में मैं h को यूज कर सकता हूं और फाइनली इसे h लिखने पर मुझे मिलेगा -300 इक्वल टू -20 इंटू h और फाइनली सॉल्व करने पर h का वैल्यू आ जाएगा 15 मीटर। सो कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये जाने बिना कि पार्टिकल को इनिशियली किस एंगल पर थ्रो किया गया था और जिस इंस्टेंट पर इसकी हाइट पूछी गई उस इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है। सो थर्ड इक्वेशन के अपने बेनिफिट हैं। थर्ड इक्वेशन बिना टाइम के टर्म को यूज करके बनाई जाने वाली इक्वेशन है। सो जिस केस में विदाउट टाइम आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, वहां पर थर्ड इक्वेशन एक अच्छे टूल का रोल प्ले करती है। सो इस तरह से आप कैलकुलस के हेल्प से भी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। सो जनरली इससे पिछली क्लिप में हमने नॉर्मल वेक्टर मेथड से इन सभी इक्वेशन को डिराइव किया था। आज भी सभी इक्वेशंस को वेक्टोरियल फॉर्म में ही लिखा गया है, लेकिन इन्हें डिराइव किया गया है कैलकुलस के बेसिक कंसेप्ट से, जिसमें एक्सेलरेशन वेक्टर को dv वेक्टर बाय dt और वेलोसिटी वेक्टर को ds वेक्टर बाय dt के रूप में यूज किया गया है। सो कुछ इस तरह से आप इन सभी इक्वेशंस को समझ सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है तो ही आप इन इक्वेशंस को यूज करें। इन इक्वेशंस को मैंने आर्बिट्रेरी केस के लिए डिराइव किया है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया है पहले भी कि आप लीनियर केसेस, प्लेनर केसेस, सभी केसेस के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के कांस्टेंट रहने पर आप तीन बेसिक इक्वेशंस यूज करें और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो जिस तरह से इंटीग्रेट करके हमने इसे सॉल्व किया उस तरह से इसे सॉल्व करें। एक फाइनल बात पर और ध्यान दें कि इस पूरी प्रोसेस में यह बिल्कुल नहीं कहा है मैंने कि u वेक्टर, v वेक्टर, a वेक्टर के डायरेक्शन क्या है। किसी भी रैंडम डायरेक्शन के लिए इस केस को यूज किया जा सकता है। इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए u वेक्टर, v वेक्टर और a वेक्टर की डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई रिलेशन हमने क्रिएट नहीं किया है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान बस एक ही रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करें। थैंक यू।